हम 3 जने तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आए थे। गाड़ी नथुलाल गोली चला रहा था। जब हमें विश्वास हो गया कि तुम्हारा ठिकाना यही बंगला है तो हमने ये इत्तला सुनील गौरव जी को पहुंचाने के लिए कोली को वापस भेज दिया। उसकी फराहम करदा इत्तला सुनकर मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। हमसे बहुत संगीन गलती सरजद हो गई है। हमने ये क्यों हतमी तौर पर फर्ज कर लिया कि ये 2 ही अफराद हैं जो दोनों के दोनों हमारे पीछे बंगले में घुस आए हैं और उन्हें काबू करके हम खतरे से महफूज हो जाएंगे। और हमारी इस गफलत की वजह से ऐन मुमकिन है अब खतरा बिल्कुल सर पर पहुंच चुका हो। हमें वाकई अब इन दोनों से जान छुड़ाकर यहाँ से निकल भागना चाहिए। मगर उधर इफ्तिखार साहब संदीप से मजीद मालूमात उगलवाने की धुन में थे। बोले, ये सुनील गौरव कौन है? मैंने इसका नाम पहली बार सुना है। संदीप ने धीमे लहजे में कहा, 1 हफ्ते पहले ही दिल्ली से ट्रांसफर हुआ है। सुना है इंदिरा जी का चहीता है। कमिश्नर पुलिस ने उसे स्पेशल मिशंस का इंचार्ज बनाया है और 10 स्पेशल पुलिस वालों की टीम उसको सौंपी है। हैनकॉक रेलवे ब्रिज से गिरने वाली गाड़ी में खुफिया पुलिस के 2 अधिकारी मरने का केस भी उसके पास है। उसे विश्वास है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि उनको इफ्तिखार महमूद ने मरवाया है। इफ्तिखार महमूद की एक्टिविटीज और पाकिस्तानी काउंसलेट की निगरानी के लिए हम सब की ड्यूटियां उन्होंने ही लगाई हैं। बहुत कड़क ऑफिसर है। कहता है दुश्मन काउंसलेट का कोई अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसे सीधा गोली मार देगा। इफ्तिखार साहब ने अपना लहजा गुस्से से आरी रखते हुए कहा, ये सुनील गौरव नत्थू कोली को कहाँ मिलेगा? क्या रात को भी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा होता है तुम्हारा ये बॉस? ये सुनकर संदीप ने नफी में सर हिलाया। बोला, उसने अपने बंगले में एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है। उसकी सारी नफरी वहीं रिपोर्ट करती है और कम से कम 5 पुलिस वाले हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। इफ्तिखार साहब ने गंभीर लहजे में पूछा, सुनील गौरव का ये बंगला कहाँ है? उसकी कोई निशानी? संदीप अब मशीन की तरह बोले जा रहा था। बोला, पाली हिल में दिलीप कुमार के बंगले से सीधे हाथ पर छठा बंगला है। दीवार के साथ बरगद का बहुत बड़ा पेड़ उसकी निशानी है। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, ये बताओ कि तुम तीनों तो बनवारी जी का पीछा करते हुए इस तरफ आ गए। इस वक्त इफ्तिखार साहब के बंगले की कौन निगरानी कर रहा है? संदीप ने कहा, कोई नहीं, परंतु उसका रात का ड्यूटी वाला ड्राइवर भी तो हमारा ही साथी है ना। इफ्तिखार साहब ने असलम और मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया और कुछ सोचते हुए कहा, पाली हिल काफी दूर है मगर रात के वक्त रोड खाली होंगे। वो नत्थू कोली वहाँ शायद पहुँच तो गया होगा मगर फासला ज्यादा होने की वजह से उसे अपने हिमायतियों के साथ यहाँ पहुँचने में अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैंने अपना इस्तराब छुपाते हुए कहा, वो तो ठीक है सर, मगर अब हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? हमें इस लूमड़ से जान छुड़ाकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इफ्तिखार साहब ने कहा, हम निकल तो जाएंगे मगर ये बंगला काफी दिनों से हमारा महफूज ठिकाना है। हमें ऐसी सारी चीजें समेटनी पड़ेंगी जिनसे हमारी शनाख्त हो सके। मैंने जल्दी से पूछा, इस बंगले में कितने कमरे हमारे जेर इस्तेमाल रहे हैं? उन्होंने कहा, ये 2 कमरे और 2 गिराज। दूसरे गिराज में भी एक गाड़ी मौजूद है। मैंने कहा, फिर तो कोई मसला नहीं है। हम असलहा और जरूरी चीजें समेटकर इन कमरों के सामान और इन दोनों की लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे और दोनों गाड़ियों में यहाँ से फरार हो जाएंगे। इफ्तिखार साहब ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी तजवीज है। गिराजों में पेट्रोल का कई गैलन जखीरा मौजूद है। असलम अली ने कहा, तो फिर इंतजार कैसा, बिस्मिल्लाह करते हैं। इफ्तिखार साहब ने धीमे लहजे में कहा, ठीक है, शुरू हो जाओ। संदीप की खोपड़ी तोड़ने का नाखुशगवार फरीजा एक बार फिर मुझे सरंजाम देना पड़ा। मुझे बरेटा संभाले अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बुरी तरह चीखा था और जबरदस्त वावेला किया था। उसकी उछल कूद की वजह से मेरा पहला वार कारगर नहीं हुआ मगर दूसरी ज़रब ने उसका काम तमाम कर दिया। मुझे अपने बरेटा का दस्ता साफ करने में गुस्ल खाने में 1.5-2 मिनट लगे। इस दौरान में असलम अली ने अहम चीजें समेट ली। हम दोनों ने त्रिवेदी और संदीप को उठाकर मसहरियों पर फेंक दिया। इसी असना में इफ्तिखार साहब भी पहुंच गए। उन्होंने पेट्रोल से भरा हुआ एक बड़ा और एक छोटा कैन उठा रखा था। हम तीनों ने दोनों कमरों का गहरी नजरों से जल्दी जल्दी जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर कमरों के पर्दों, कालीनों, बिस्तरों और फर्नीचर पर पेट्रोल छिड़कने लगे। कुछ देर में अपने काम से फारिग होकर हम नीचे दोनों गिराजों के पास पहुंच गए। उस वक्त दूसरे गिराज का दरवाजा भी खुला हुआ था और वहाँ एक शानदार बेंटले कार दिखाई दे रही थी। असलम अली और मैंने टैक्सी से सूटकेस और ट्रंक बेंटले की बड़ी सी डिग्गी में मुंतकिल कर दिए। मैंने मशवरा दिया कि टैक्सी को भी पेट्रोल छिड़क कर नजर आतिश कर दिया जाए मगर इफ्तिखार साहब ने मेरी तजवीज मुस्तरद कर दी। बोले, इस टैक्सी के ढांचे से भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इसे हम साथ ले चलेंगे और किसी महफूज तरीके से ठिकाने लगा देंगे। वैसे भी मुझे अपने घर पहुंचने के लिए किसी सवारी की जरूरत पड़ेगी। बेंटले तुम दोनों के कब्जे में रहेगी, टैक्सी में चला कर ले जाऊंगा।
یہ وہ واحد سواری ہے جو عام حالات میں رات کے 2 بجے بھی سڑک پر جا رہی ہو تو اسے کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ افتخار صاحب کی بات سن کر میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوا، مگر بحث کے لیے وقت کہاں تھا۔ میں اپنے ذمے لگایا گیا آخری کام سر انجام دینے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ افتخار صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم دونوں میری بات دھیان سے سنو۔ تم لوگوں کے پاس وطن کی سلامتی سے متعلق بہت ہی خاص اشیاء موجود ہیں جو اتنی حساس اور اہم ہیں کہ دشمن کے ہتھے چڑھ گئیں تو ہماری قوم کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کوشش میں اگر ہم میں سے کوئی ایک دشمن کے نشانے کی زد پر آ جاتا ہے تو باقی 2 اسے بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے ان اشیاء کو لے کر فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ اگر 2 کو دشمن مار گرائے تو تیسرا ان اشیاء سمیت فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ امید ہے یہ بات تم دونوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلیں گی مگر بظاہر لا تعلق رہیں گی اور ضرورت پڑنے پر الگ الگ راستوں پر چل سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے۔ افتخار صاحب کی بات پوری ہوتے ہی دونوں افراد نے اپنی گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس دوران افتخار صاحب کا سگریٹ لائٹر سنبھالے برق رفتاری سے زینے چڑھتا ہوا اوپری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے پیٹرول میں بھیگے ہوئے 3 تکیوں کے غلافوں کو آگ دکھائی اور الگ الگ گوشوں میں اچھال دیے۔ آگ میرے اندازے سے زیادہ تیزی سے پھیلی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں بھی میں نے وہی ترکیب آزمائی اور آگ مسہریوں سمیت تمام فرنیچر اور پردوں وغیرہ کو لپیٹ میں لینے لگی تو جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نیچے پہنچا تو دونوں گاڑیاں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ میں جو ہی اسلم علی کے پہلو میں بیٹھا اس نے گاڑی چلا دی۔ ہمارا رخ احاطے کے پھاٹک کی طرف تھا۔ مجھے اسلم کے چہرے پر کچھ تناؤ کے آثار دکھائی دیے مگر اس وقت وضاحت طلبی کی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری گاڑی پھاٹک پر پہنچی تو میں اسلم علی سے کنجی لے کر اترا اور قفل کھول کر اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ کچھ دیر میں ہماری عالیشان گاڑی تاریک سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ ہم نے لگ بھگ 60 گز کا فاصلہ طے کیا تو افتخار صاحب کی ٹیکسی بھی پھاٹک سے نکلی اور ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میل بھر فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک غربت زدہ لیکن آباد علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں سڑک کنارے کھمبوں پر روشنی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اسلم علی کے اعصاب اب بھی تناؤ کی زد پر دکھائی دے رہے تھے مگر اب میں اپنے ذہن میں دیر سے چکراتا سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں اسلم بھائی؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، ناسک۔ پھر مجھے مزید وضاحت کا طالب پا کر اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، یہاں سے شمال میں کوئی 120 میل کے فاصلے پر واقع بہت بڑا شہر ہے۔ ہم معاملات کچھ ٹھنڈے ہونے تک وہاں رکیں گے، پھر ہم وہاں سے کوئی 300 میل دور گجرات کے دارالحکومت احمد آباد جائیں گے اور دلی کی پرواز پکڑیں گے۔ میں نے دل برداشتہ سے لہجے میں کہا، یہ تو بہت لمبی خواری ہے اسلم بھائی۔ اس نے کہا، ہاں مگر مجبوری ہے۔ اب تمہارا بمبئی کے آس پاس ٹھہرنا بھی خطرناک ہے۔ دلی سے سنیل گورو نامی یہ خبیث یوں سمجھیں آپ ہی کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ساری توجہ اس وقت افتخار صاحب کی طرف ہے کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ وہ انہی کے ذریعے تم تک پہنچ سکتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ وہ بمبئی سے جانے والی تمام ٹرینوں اور پروازوں کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے اور ہم جو کچھ کر کے جا رہے ہیں اس کے بعد تو شاید مسافر گاڑیوں کے ساتھ نجی گاڑیوں کی بھی جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی۔ 2 دن میں 4 ایجنٹس کی ہلاکت۔ آج رات بہت بڑا دھماکہ ہوگا بھیا، نہایت ہولناک، ان لوگوں کو ہلا کر رکھ دینے والا دھماکہ۔ میں نے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکل جائیں گے مگر یہ سنیل گورو ہمارے افتخار صاحب کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ اسلم نے کہا، وہ تو پہلے ہی ان کی جان کا دشمن ہے مگر اصل خطرناک مرحلہ ان کا آج رات گھر پہنچنا ہے۔ اگر وہ جاسوسی کرنے والوں کی نظروں سے بچ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور صبح معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے تو ان کے خلاف کوئی براہ راست قدم اٹھانا سنیل گورو کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اگر اس منحوس سندیپ کا بیان درست ہے کہ بنگلے کی جاسوسی ڈرائیور کے ذمے ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ افتخار صاحب اس کی نظروں سے بچ کر گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلم نے سڑک پر نظریں جمائے رکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا نہیں وہ کتنی مہارت سے جھوٹ بول کر ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں نے عقب میں کوئی 1 گز کے فاصلے پر آتی ٹیکسی کا جائزہ لے کر کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، کافی گھاگ ایجنٹ تھا وہ۔ یہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ کہاں تک چلیں گے؟ اسلم نے کہا، تھانے تک ہمارا راستہ ایک ہی ہے، پھر یہ اندھیری کی طرف مڑ جائیں گے، وہاں ٹیکسی کھڑی کرنے کا ایک محفوظ ٹھکانہ ہے، وہاں سے ٹیکسی لے کر یہ اپنے بنگلے کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم نے بمبئی کے مختلف حصوں میں ایسے کئی ٹھکانے بنا رکھے ہیں
जहां हम कोई गाड़ी ड्राइवर समेत 1-2 दिन के लिए बेफिक्र होकर पोशीदा रख सकें। अगर हमारे साथ इतना खतरनाक सामान न होता तो हम भी अंधेरी वाले उस ठिकाने पर छुप सकते थे। यूं समझो कि पुलिस उस तरफ का रुख करने का सोच भी नहीं सकती। बम्बई जैसे बड़े शहरों की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। अब रफ्ता रफ्ता शहर का बारौनक और रिवायात के मुताबिक सारी रात जागने वाला हिस्सा शुरू हो रहा था। हम अब बड़ी सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, जहां सब्जे से ढका सीमेंट और कंक्रीट का मुसलसल जजीरा आने और जाने वाली ट्रैफिक को जुदा कर रहा था। इक्का दुक्का गाड़ियां हमारे आगे पीछे चल रही थीं और सामने से भी वक्फे वक्फे से छोटी बड़ी गाड़ियां गुजर रही थीं। कुछ देर बाद हमें लगा कि ट्रैफिक में मजीद कुछ इजाफा हो गया है। इसकी तावील असलम ने ये पेश की कि सिनेमाओं का आखिरी शो कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। मैंने देखा कि इफ्तिखार साहब की गाड़ी बदस्तूर हमसे कोई 100 गज पीछे है, मगर हमारे दरमियान एक और टैक्सी हायल हो चुकी थी। असलम ने बताया हमें कोई 15 मिनट मजीद एक साथ चलना है। तभी अचानक मुझे अकब से यक्के बाद दीगरे 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। मेरे साथ साथ असलम अली भी बुरी तरह चौंका। शक की गुंजाइश नहीं थी, ये यकीनन फायरिंग की आवाज थी। मैंने चौंक कर अकब में देखा। मुझे इफ्तिखार साहब वाली टैक्सी अपनी कतार से निकलकर चौड़ी सड़क के ऐन दरमियान में तेजी से आगे बढ़ती दिखाई थी। तभी मुझे उनकी टैक्सी के पीछे नीले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई दी। वो बिलाशुबा इफ्तिखार साहब की टैक्सी का पीछा कर रही थी। ऐन उसी वक्त एक और फायर हुआ। मैंने धमाके के साथ शीशा टूटने की भी आवाज सुनी। मैं इस तरह के आलम में लगभग चीख उठा। इफ्तिखार साहब पर हमला हुआ है असलम। नीली गाड़ी वाले उन पर फायरिंग कर रहे हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि असलम भी अकब नुमा और बगली आईने में देखकर सूरत हाल का अंदाजा लगा चुका है। उसने खूंखार लहजे में कहा, गन निकालो भैया और भून डालो इन खबीसों को। उसने पहले गाड़ी रोकना चाही, मगर अकब में आने वाली टैक्सी का फासला बहुत कम था। अचानक ब्रेक लगने पर तसादुम यकीनी था, लिहाजा असलम अली ने अपनी बेंटले दूसरी कतार में करने की कोशिश की, मगर इस असना में सड़क पर मौजूद गाड़ी वालों को फायरिंग का इदराक हो चुका था और उनमें शदीद अफरा तफरी फैल गई थी। बाएं तरफ वाली कतार में एक फियट इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि हमारी गाड़ी उससे टकराते टकराते बची। मजबूरन असलम अली को गाड़ी फिर पहली लेन में लाना पड़ी। इस दौरान हमारे अकब में आने वाली टैक्सी के ड्राइवर ने दीवाना वार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जाहिर है वो जल्द से जल्द मौत के इस अखाड़े से भाग निकलना चाहता था, मगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की बजाय हमने मजीद कम कर दी। असलम अली ने बड़बड़ाते हुए शायद उसे किसी बहुत ही क्लासिकी किस्म के लक़ब से नवाजा और एक बार फिर पहले से दूसरी से तीसरी लेन में गाड़ी ले जाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा एक और हवास बाख्ता ड्राइवर ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। इस मर्तबा हमारी बेंटले उस जीप से टकराने से बस इंच भर के फासले से बची होगी। इस दौरान यक्के बाद दीगरे 2 फायर मजीद हुए। मेरे साथ साथ असलम अली का इस्तिराब भी बुलंद तरीन सतह को छू रहा था। उधर पिछली टैक्सी बिल्कुल सर पर आ चढ़ी थी और उसकी पां से कानों में सोजिश महसूस हो रही थी। चंद ही सानियों के बाद हमें अपनी बाएं तरफ वाली लेन में कुछ वक्फा महसूस हुआ, मगर इससे पहले कि असलम अली अपनी गाड़ी उस लेन में लाता, अकबी टैक्सी वाले ने फुर्ती दिखाई और हमारी बाएं तरफ पहुंच गया। अगर उसके हवास बहाल होते तो वो यकीनन हमें खरी खरी सुनाता, मगर उस लम्हे उसने जू से गाड़ी आगे बढ़ा ले जाने पर इक्तिफा किया। ऐन उसी वक्त मुझे उस टैक्सी के दूसरी तरफ से इफ्तिखार साहब वाली टैक्सी भी गुजरती दिखाई दी। मैं इफ्तिखार साहब की शक्ल सूरत देखने या कैफियत जांचने में नाकाम रहा, मगर उनकी टैक्सी की रफ्तार इस कदर ज्यादा थी कि मैं खुश उम्मीदी कायम रखने पर मजबूर हो गया कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं। तभी मुझे पता चला कि असलम अली भी न सिर्फ उनकी टैक्सी का जायजा ले चुका है, बल्कि ये भी देख चुका है कि इफ्तिखार साहब बज़ाहिर बिल्कुल ठीक हैं। मगर इससे पहले कि वो अपनी टैक्सी उनके ताकुब में लगा पाता, मुझे नीली गाड़ी भी तेजी से उनकी टैक्सी के पीछे पीछे निकलती दिखाई दी। मुझे लम्हा भर में जो जायजा लेने का मौका मिला, उसके मुताबिक नीली गाड़ी में कम से कम 3 अफराद सवार थे। ऐन उसी वक्त एक जीप भी आंधी और तूफान की तरह उन दोनों गाड़ियों का पीछा करती नजर आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस जीप में भी कम से कम 4 अफराद सवार थे। अलबत्ता मैं ये जायजा न ले पाया कि वो पुलिस की वर्दी में हैं या सादा लिबास में। इसी असना में असलम पहली लेन से अपनी बेंटले निकालने में कामयाब हो चुका था और अब हम इफ्तिखार साहब की टैक्सी और उनका पीछा करने वाली दोनों गाड़ियों के अकब में पहुंच चुके थे। ये अलग बात है कि इतनी देर में वो तीनों गाड़ियां हमसे कम से कम 150 गज आगे निकल चुकी थीं, मगर मुझे इत्मीनान था कि बेंटले के ताकतवर इंजन की बदौलत हम जल्द ही ये फासला तय कर लेंगे। उसी वक्त हमें मजीद 3 फायरों की आवाज सुनाई दी। हमने जो देखा था उसके मुताबिक इफ्तिखार साहब की टैक्सी को नीली गाड़ी और जीप पर बमुश्किल 40 गज की सबकत हासिल थी। इतने कम फासले से दुश्मन इफ्तिखार साहब को आसानी से निशाना बना सकता था।
असलम अली और मेरी नजरें सामने जमी हुई थी। मैंने धड़कते दिल के साथ देखा कि उन तीनों गोलियों ने इफ्तिखार साहब या उनकी टैक्सी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और वो बदस्तूर हमवार अंदाज में आगे बढ़ रही है। ये अलग बात है कि नीली गाड़ी और जीप उन तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। हम अब दरमियानी लेन में आगे बढ़ रहे थे। असलम ने बेंटले की रफ्तार में इजाफा कर दिया था और आगे पीछे दौड़ती तीनों गाड़ियों से हमारा फासला कम हो गया था। मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बेंटले के इंजन में मजीद तेज रफ्तारी से दौड़ने की इस्तिदात होने के बावजूद असलम अली एक्सेलरेटर पर दबाव मजीद नहीं बढ़ा रहा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर मुस्तरिब लहजे में असलम को मुखातिब किया, रफ्तार तेज करो भैया, मुझे इन खबीसों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे उस वक्त शदीद हैरत हुई बल्कि गुस्सा भी आया जब असलम ने बेतासुर लहजे में कहा, हमें इस मामले में दखल नहीं देना है दोस्त। वो लोग इस वक्त सिर्फ इफ्तिखार साहब के ताक़ुब में हैं। हमें उनकी नजरों में आने की गलती से हर मुमकिन गुरेज करना है। असलम की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने लगभग चीख कर कहा, कैसी फजूल बातें कर रहे हो असलम भाई, बदमाशों का ये टोला इफ्तिखार साहब की जान लेने पर तुला हुआ है। असलम ने सामने सड़क पर नजरें जमाए रखते हुए कहा, कुछ भी हो भैया, हमें दरमियान में मुदाखलत करने से मुकम्मल गुरेज करना है। इससे पहले कि असलम अली की इस बेतुकी और सफाकाना मंतिक पर मैं बाआवाज़ बुलंद एहतजाज करता, उसने गंभीर लहजे में कहा, ये फैसला मेरा नहीं है बल्कि खुद इफ्तिखार साहब का हुक्म है। उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी में मुझे बिल्कुल साफ और बेलचक अल्फाज में कहा था कि आपकी तहवील में मौजूद अशिया इंतहाई अहम है जिन पर हमारे वतन की सलामती का दारोमदार है। हमें अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर भी इन अशिया की हिफाजत करनी है और ऐसी किसी भी हरकत से गुरेज करना है जिससे ये अनमोल खजाना दुश्मन की नजरों में आने या उनके कब्जे में जाने का खतरा पैदा हो जाए। मैंने उसका मौकिफ बमुश्किल पूरा सुना और फिर हैजान भरे लहजे में कहा, मगर वो इफ्तिखार साहब को गोली मार देंगे असलम भाई। मुझे बेलचक लहजे में जवाब मिला, तुम ठीक कह रहे हो भैया, मगर इफ्तिखार साहब ही के हुक्म से मजबूर हूँ। उनकी जगह तुम या मैं होते और फैसला इफ्तिखार साहब के हाथ में होता तब वो खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचते। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है मगर वतन की सलामती से बढ़कर नहीं। हम सबको यही तो बार बार ताकीद की जाती है। हमने मनमानी की तो सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उसका लहजा इस कदर ठोस था कि मैं तमाम तर इस्तराब के बावजूद फौरी तौर पर कुछ न कह सका। असलम अली दरमियानी फासला बरकरार रखते हुए तीनों गाड़ियों का ताक़ुब जारी रखे हुए था। अगर उस वक्त कोई मुशाहिदा कर रहा होता तो उसे अच्छी खासी पुररौनक सड़क पर 4 गाड़ियां दौड़ती नजर आती जो अपनी जगह पर असलम अली के मौकिफ की खिलाफ वर्जी थी। मगर उस वक्त मैं ये सब बातें करके उसकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि मैं उसे कायल करने की मजीद कोशिश करता, सामने मजीद 2 फायर हुए। एन उसी वक्त हमने गोलियों के साथ साथ टायर फटने का धमाका भी सुना। मेरा पहले ही जोर जोर से धड़कता दिल जोर से उछला। मैंने आंखें फाड़ कर सामने देखा। मुझे इफ्तिखार साहब की जीप बुरी तरह लहराती नजर आई। फिर वो बाएं तरफ फुटपाथ से टकराई और पैसेंजर साइड पर उलटकर सड़क पर कुछ दूर तक रगड़ खाने के बाद रुक गई। अलबत्ता उसके पहिए अब भी घूम रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मगर असलम अली ने लगभग पुरसुकून लहजे में कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इफ्तिखार साहब महफूज हैं, सिर्फ टायर फटा है। मुझे यकीन है उन्हें ज्यादा चोटें भी नहीं आई होंगी। मैंने लगभग चिढ़कर कहा, कमाल आदमी हो तुम यार, वो बेबस हो चुके हैं, ये खबीस उन्हें गोली मार देंगे। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है वो इन्हें जिंदा गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखते हैं। खुफिया वाले ऐसी चलती सड़क पर गोली चलाकर किसी को कत्ल करने का खतरा मोल नहीं लेंगे। वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं और उन्हें यकीन होगा कि शिकार बचकर नहीं निकल सकता। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, मगर वो इफ्तिखार साहब पर गोलियां चलाते नजर आए तो क्या हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहेंगे? इस असना में हम बाएं पहलू के बल सड़क पर ढेर टैक्सी के खासे करीब पहुंच चुके थे। असलम अली ने बेंटले की रफ्तार मजीद कम करते हुए सिर्फ एक लफ्जी जवाब दिया, हाँ। मैंने देखा नीली गाड़ी और जीप से 7 अफराद निकलकर टैक्सी को घेरे में ले चुके हैं। उनकी क़यादत सफारी सूट में मलबूस एक दराज कद उधेड़ उमर गोरा चिट्टा शख्स कर रहा था। उसके अलावा 6 के 6 कारिंदों ने छोटे बड़े आतिशी हथियार उठा रखे थे। फिर हमने पहलू के बल पड़ी टैक्सी की ड्राइवर साइड वाली खिड़की में इफ्तिखार साहब को खड़े देखा। उन्होंने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा रखे थे। इस दौरान में हमारी बेंटले टैक्सी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मुझे इफ्तिखार साहब जख्मी दिखाई न दिए। मैंने सुना कि सफारी सूट वाला उन्हें मज़ाहमत न करने का हुक्म दे रहा है।
इस असना में सूरत-ए-हाल काबू में देखकर खुफिया के कारिंदों में से एक ये सनसनीखेज मंजर देखकर रुकने की कोशिश करने वाली गाड़ियों को जारहाना इशारे से सफर जारी रखने का हुक्म दे रहा था। बज़ाहिर असलम अली का अंदाजा दुरुस्त लग रहा था। उन्हें अगर इफ्तिखार साहब को गोली से उड़ाना होता तो वो अब तक ये काम कर चुके होते। असलम अली बेंटले को रोके बगैर सुस्त रफ्तार गाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ा ले गया। मेरी नजरें बदस्तूर अकब पर जमी हुई थी। खुफिया वालों ने टैक्सी के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया था।